Morning, students. This is History class 9th, chapter 1, the French Revolution. Today is going to our 7th class on this chapter 1614 यानी 17वीं शताब्दी का दूसरा दशक। एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है पहली। उसके 175 साल बाद 5 मई 1789 को लुई 16वां एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता है ताकि वो टैक्स में बढ़ोतरी कर सके, न कि अपने लाइफस्टाइल में अपनी फिजूल खर्ची में रोक लगाए। ऐसा उसने नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट के लोग एस्टेट्स जनरल की मीटिंग से वॉकआउट करते हैं, उसका विरोध करते हैं और नेशनल असेंबली की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि थर्ड एस्टेट के लोग ही फ्रांस के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर 14 जुलाई 1789 को क्रांति शुरू होती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बास्टाइल को उड़ाया जाता है और लोग हथियारों की तलाश में सरकारी भवनों पर आक्रमण करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली संविधान का निर्माण कर देती है, राजा की शक्तियों को सीमित कर देती है और फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है और अब शक्तियां राजा के हाथ में निहित न होकर सरकार के तीनों अंगों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में बटी हुई होंगी। आज हम समझेंगे कि किस तरह से नेशनल असेंबली का चुनाव होगा और किन लोगों को राइट टू वोट दिया गया। यहाँ हम समझेंगे कि 25 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों को राइट टू वोट दिया गया और इनमें भी वो लोग थे जो अपने 3 दिन के वेतन के बराबर टैक्स देते होंगे, जिन्हें एक्टिव सिटीज़न कहा गया। महिलाओं को और 25 वर्ष से कम आयु के लोगों को और बच्चों को राइट टू वोट नहीं दिया गया। उनको पैसिव सिटीज़न, उदासीन नागरिक के रूप में स्वीकार किया गया। फ्रांस becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of the one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. यहाँ हम समझेंगे कि 1791 को फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है और शक्तियां अब सरकार के 3 अंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में बटी हुई होंगी, न कि राजा के हाथ में निहित होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. The remaining men and women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers.
1789 में फ्रांस की जनसंख्या 28 मिलियन थी और 28 मिलियन से 7 गुना कम हम कर दें तो 4 मिलियन लोग को एक्टिव सिटीज़न स्वीकार किया गया, जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा और जो राइट टू वोट देंगे और जो अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स पे करते होंगे। तो ये एक्टिव सिटीज़न 50,000 पुरुषों का चुनाव करेंगे, जिन्हें इलेक्टर कहा गया। और ये इलेक्टर फिर 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली उनका चुनाव करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस के एक्टिव सिटीज़न सीधे रूप से नेशनल असेंबली के मेंबर का चुनाव नहीं करते हैं। वो पहले इलेक्टर का चुनाव करेंगे और इलेक्टर फिर नेशनल असेंबली का मेंबर का चुनाव करेंगे। इस तरह से चुनाव की जो व्यवस्था थी वो अप्रत्यक्ष थी, वो इनडायरेक्ट थी। अब जो नेशनल असेंबली बनी फ्रांस की, जिसमें 745 मेंबर थे, वो एक लेजिस्लेचर थी, विधायिका थी। और विधायिका राजा पर नियंत्रण रखेगी और राजा को वीटो पावर होगी। इसके अलावा विधायिका मिनिस्टर्स पर भी नियंत्रण रखेगी। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट किया गया, इंडिपेंडेंट का किया गया। और जो जुडिशरी है उसका चुनाव भी एक्टिव सिटीज़न ही करेंगे। जो लोग वोट नहीं देंगे उनकी संख्या 3 मिलियन थी और उनको पैसिव सिटीज़न कहा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. The Constitution began with the Declaration of the Rights of Man and Citizen. Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as a natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. फ्रांस का संविधान डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों की घोषणा से शुरू होता है, जिसमें व्यक्ति को जीवन का, अभिव्यक्ति का और कानून के समक्ष समानता का वो अधिकार दिया गया जो जन्म से उनके पास होगा। और वो इस अधिकार को उनसे अलग नहीं, किसी भी हाल में उनसे अलग नहीं किया जाएगा। और इन्हें व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। और ये फ्रांस की सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन क्या फ्रांस हमेशा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा? ऐसा नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब लुई 16वें को, मैरी एंतोनेट को फांसी दे दी गई, मार दिया गया और फ्रांस रिपब्लिक बना। इसकी जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक्स।